जोहार, नमस्कार। कानून की बात। आज हम बात करेंगे कानून की बात में उन बच्चों पर जो देश के भविष्य हैं। देश के भविष्य के सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए सरकार को कानून बनाने पड़े, बहुत सारे नियम बनाने पड़े, जबकि यह दायित्व समाज का है, यह अभिभावकों का दायित्व है। विकास जिस गति से चल रहा है, जिस मॉडल में चल रहा है, उस मॉडल में हर किसी को अलग अलग संरक्षण चाहिए। महिलाओं के संरक्षण के लिए अलग कानून है, बच्चों के संरक्षण के लिए अलग कानून है। इस कानून से बच्चों को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बाल संरक्षण की विशेषज्ञ प्रीति जी। स्वागत है आपका। ये बाल संरक्षण अधिनियम से हम लोग शुरू करें, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, उसी में सारी चीज़ें निकल के आएंगी। ये है क्या, क्यों ज़रूरत पड़ी बाल संरक्षण की? देखिए, अगर हम अधिकारों के, बच्चों के अधिकारों के बारे में बात करें तो UNCRC, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, 1989 में 20 नवंबर को वो पारित हुआ। और इसमें पहले से भी अधिकारों के बारे में बात किया गया था, लेकिन अभी एक इसमें लीगल बाइंडिंग थी स्टेट्स के ऊपर कि इसको प्रमोट किया जाए। और उसमें हम लोग हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, एडुकेशन के बारे में, इवन पार्टिसिपेशन को लेकर के कि बच्चों का उनसे संबंधित जो मामले हैं उसमें उनका सहभागिता का अधिकार है। और इसके साथ साथ इक्वालिटी, कि लड़के लड़के में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और साथ में जो संरक्षण के बारे में आपने पूछा कि बच्चों को किसी भी तरह का हिंसा से, नेग्लेक्ट से, एक्सप्लॉयटेशन से, शोषण से बचाना, ये हर एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी के बेसिस पर ये जो पूरा UNCRC और इंडिया ने भी रैटिफाई किया इसको, उसके बाद बहुत सारे कानून देश में बने। और इसमें से जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट जो 2012 का है, और कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एक वो पूरा एक्ट बना जिसके अंदर का सारे कमीशंस बने हैं। और उसी तरीके से और भी बहुत कानून बने, जैसे बाल विवाह को रोकने के लिए खास तौर पर चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट बना 2006 में। लेकिन इन सब चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट बना जो अमेंड हुआ 2021 में, 2016 में, तो ये सारी एक्ट्स बहुत पॉक्सो के बारे में हम सब जानते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, कानून बहुत सारे बने हैं इसी पर्टिकुलर जो UNCRC के को एनैक्ट करने के लिए कि बच्चों को किस तरीके से किसी भी तरह का हिंसा, शोषण और उत्पीड़न से, उपेक्षा से बचाया जा सके। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे कंट्री में एक्ट है वो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, जो अभी सबसे लेटेस्ट 2015 में नया एक्ट बन के आया है। 1986 में पहला बना था, उसके बाद काफ़ी अमेंडमेंट हुए और फिर नया एक्ट आया है। जैसे समाज बदल रहा है, जिस तरीके से परिवेश बदल रहा है, उस हिसाब से कानून का भी एक नया स्वरूप देखने को आ रहा है कि बच्चों को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, और स्टेट जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के प्रति, उसको किस तरीके से इंश्योर किया जाए, स्पेशली प्रोटेक्शन को लेकर के। और इन सब में एक और बहुत अहम जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A है, जो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एडुकेशन के बारे में बात कर रहा है। RT एक्ट भी आया उसके बाद। ये सारा कुछ इसलिए है कि बच्चे किस तरीके से पूरा अपना लाइफ को अच्छी तरीके से डेवलप कर सकें और एक ज़िम्मेदार नागरिक बन सकें। तो उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वो किस तरीके से इंश्योर हो। और सभी राइट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। अगर मान लीजिए संरक्षण का अधिकार अगर वायलेट होता है, उसको नहीं मिलता है, तो उसका शिक्षा, शोषण, हेल्थ, सब पे असर पड़ता है, सहभागिता, सब पे असर पड़ता है। हम लोग बैठे हैं वर्ल्ड वुमेंस डे के दिन, महिला दिवस है, और एक बड़ा सेक्शन लगभग 50% गर्ल्स चाइल्ड का है। तो उस पर थोड़ा फोकस करके हम लोग बात करेंगे जी। बच्चों की बात तो करेंगे ही, लेकिन पूरी दुनिया लड़कियों पर चर्चा कर रही है आज के दिन, जी। इसलिए हम लोग थोड़ा फोकस रहेंगे उसमें।
झारखंड में बाल संरक्षण की स्थिति अगर पूछी जाए तो यूनिसेफ के नज़र में क्या है, क्या पोजीशन है आज के दिन में? जो कानून बने हैं, जो नियम बने हैं, जी उसके आधार पर प्रोटेक्शन कितना मिल रहा है और क्या होना चाहिए? जी, तो अगर हम झारखंड में देखें तो चाइल्ड प्रोटेक्शन के इश्यूज़ हम देखें तो बाल विवाह जो हम कह रहे हैं उसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग जिसका बाल तस्करी हम कहते हैं, अगेन उसमें देखेंगे तो लड़कियों का ज़्यादा प्रतिशत है, चाहे वो बाल विवाह हो चाहे बाल तस्करी हो, ज़्यादा लड़कियां हमारी प्रभावित हो रही हैं। और साथ साथ जो हम कह रहे हैं कि सेक्सुअल अब्यूज़ एक हिडन किलर की तरह कहीं ना कहीं समाज में व्याप्त है, लोग उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसकी संख्या में भी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, स्पेशली रिपोर्ट अब थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ी है कम्युनिटी में, तो लोग इसके बारे में सामने आ रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं पुलिस को, तो उससे पता चलता है कि केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत गंभीर प्रॉब्लम की तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन इशू, सेक्सुअल अब्यूज़ अगर हम देखें तो वो है। और एक और इशू है जो अगर हम बात करें तो हिंसा के बारे में, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जो डिफरेंट कानून किसी न किसी तरीके से इस पे प्रतिबंध लगाते हैं, चाहे वो आरटीई एक्ट हो जो कहता है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो जो सेक्शन 75 में बताता है कि अगर किसी बच्चे के ऊपर क्रूल्टी किया जाए तो उसका सज़ा, मतलब वो एक अपराध है, और उसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो भी बहुत गंभीर है, 1 लाख रुपया से लेकर 5 लाख रुपया तक का जुर्माना भी है उसमें, बच्चों के प्रति अगर क्रूल्टी हो रही है। तो वायलेंस, एक फॉर्मेटिव स्टडी हुई थी यूनिसेफ के द्वारा 2018 के 16 के आसपास, 15-16 के आसपास, तो उसमें ये पाया गया कि जो पेरेंट्स के द्वारा हिंसा होता है, जो हम लोग बहुत नॉर्मलाइज करते हैं कहीं ना कहीं अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, या कभी कहते हैं कि बच्चों को सुधारने के लिए, तो 88% बच्चे जो हैं उन्होंने किसी न, और वो भी 0 to 6 years एज ग्रुप का, वो किसी न किसी तरह का वायलेंस फ्रॉम पेरेंट्स फेस कर चुके थे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता कि जो परिवार में हिंसा हो रहा है बच्चों के ऊपर, जो खास तौर पे जाने अनजाने पेरेंट्स कर जाते हैं, पेरेंटिंग को लेकर के एक बहुत बड़ा बातचीत अभी यूनिसेफ सपोर्ट भी कर रही है वो कार्यक्रम, कि किस तरीके से अभिभावकों को बच्चों को अगर कुछ गलत कर रहे हैं उनको सही चीज़ बताना है, तो मारपीट के अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है, और मारना पीटना या किसी भी तरह का वायलेंस को वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहला डेटरेंट होता है बच्चे के डेवलपमेंट सबसे पहले सरकार के लेवल पर नहीं स्वीकार होना चाहिए। हाँ, सरकार भी तो हिंसा करती है ना। सरकार भी जब आप जुलूस निकालते हैं तो लाठी चलाती है, धरना देते हैं तो लाठी चलाती है। तो सरकार तो ज़्यादा समझदार है, सरकार को ये काम नहीं करना चाहिए। सुधारने के लिए सरकार कहती है कि हम सुधारने के लिए, गलत करने से रोकने के लिए हम आपको यह कर रहे हैं। गार्जियन भी यही करता है कि वो गलत कर रहा है, गलत करने से रोकने के लिए वो पीटता है जी। इस पीटने को आप कह रहे हैं कि नहीं, इसके खिलाफ कानून बना हुआ 1 लाख से 5 लाख तक फाइन हो सकता है जी। लेकिन सरकार जो हिंसा करती है उस पर कितना फाइन होगा। खैर, गर्ल्स चाइल्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में जो समस्या बाल विवाह की आपने बताई जी। वो रिमोट्स में है, और रिमोट्स में उसके कारण है कि लड़का तब लड़की को नहीं मिलेगा उस कम्युनिटी में, उस एज ग्रुप में ज़्यादा एज जाने से। तो एक जो राइट टू एजुकेशन आया, साइकिल बंटे, तो एक बड़ी संख्या में लड़कियां आईं एजुकेशन के लिए, लेकिन जैसे जैसे शरीर विकसित होता है 8 क्लास के आसपास में वो स्कूल छोड़ देती हैं, गार्जियन छुड़ा देते हैं जी। वो स्कूल नहीं छोड़ें, 8वीं के बाद कंटिन्यू करें, तो कोई भविष्य दिखे तब तो कंटिन्यू करें। जी, जी। उसमें यूनिसेफ जहां मॉडल के रूप में अपना बना रहा है, क्या कर रहा है वो थोड़ा बताइए। जी, तो इसमें हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर बाल विवाह नहीं तो क्या, तस्करी नहीं तो क्या, कि ऑप्शन क्या है हमारे पास, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी, किसी के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों, हाँ, दोनों के लिए ही ज़रूरी है। क्योंकि 2 चीज़ें हैं इसमें, मेरी समझ से बहुत साफ है कि एक तो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बच्चे होटलों में काम करते हैं, प्लेट धोते हैं, और महिला लड़कियां जो है वो दिल्ली बम्बई वगैरह जाती हैं जी। तो वो अगर ऑप्शन खत्म हो कि घर की ज़रूरत पूरी हो जाए, जैसे सरकार ने कई स्कीम्स चलाए जिसमें जन वितरण प्रणाली है, जिसमें खास कम्युनिटी को
ख़ास तरह का सस्ते कीमत पर वो अनाज मुहैया कराया जाता है। बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने की व्यवस्था है, साड़ी धोती देने की योजना है। लेकिन इन सब योजनाओं का बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। साइकिल का बहुत प्रभाव पड़ा। साइकिल ने दुनिया बदल दी। जब झारखंड बना, पहले मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने पूरी दुनिया बदल दी साइकिल चला करके, बच्चों को साइकिल दे करके, लड़कियों को खास करके। लेकिन अब यह जो दुनिया रुक गई है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए आप लोग जो प्रयोग कर रही हैं, उस प्रयोग के बारे में जी मैं बताती हूँ। तो इसमें क्या है, 2-3 चीज़ें हैं। एक है कि करियर काउंसलिंग, है ना, कि बच्चों के लिए क्या क्या आयाम उपलब्ध हैं, वो क्या कर सकते हैं, तो वो उसके बारे में जानकारी लोगों तक, स्पेशली स्टूडेंट्स तक दूर दराज इलाके में भी पहुँचे। तो इसके लिए यूनिसेफ ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर एक करियर पोर्टल का बनाया, उसको लॉन्च किया। और उसमें काफ़ी, मेरे ख्याल से 4 लाख से ऊपर स्टूडेंट हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है। और ये भी है कि इसको हम लोग किस तरीके से बच्चों को ये पता चले कि भाई आपके लिए ऑप्शंस क्या, आप कैसे तैयारी कर सकते हो। तो ये एक बहुत कारगर तरीका हो सकता है बच्चों के लिए, एक एस्पिरेशन जगाने के लिए कि भाई दुनिया सिर्फ टीचर या पुलिस या डॉक्टर तक ही सीमित नहीं है, उसके आगे भी बहुत संभावनाएं हैं। वो एक है। दूसरा एक है कि जो हम लोग स्कीम है गवर्नमेंट की, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, वो देखा जाए उसका मुख्य उद्देश्य वैल्यू ऑफ गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करना और उसमें शिक्षा को बढ़ावा देना और साथ में बाल विवाह रोकना। ये 3 ऑब्जेक्टिव से ये पूरा स्कीम शुरू हुआ था। और इसके लिए प्रचार प्रसार करना, इसको किस तरीके से हम लोग कम्युनिटी तक इसकी जानकारी दे सकें, और लिंकेजेस में जो सहयोग होते हैं, चाहे हमारे एनजीओ पार्टनर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनके थ्रू प्रचार प्रसार। और सिर्फ मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नहीं, एक और कार्यक्रम है स्पॉन्सरशिप, जिसमें कि बच्चों को 2000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। और ये खासतौर ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्थिक रूप से, जिनके परिवार की स्थिति बहुत ख़राब है। मैंने एनुअल इनकम 75,000 रुपये से कम है जिन परिवारों का। 2 चीज़ें हैं ना, एक तो फोस्टर केयर है जी, और दूसरा ये है कि जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है कि गार्जियंस अगर नहीं कर सकते हैं, तो सक्षम नहीं है, तो उनको स्पॉन्सरशिप देना, जिसमें कि इसमें थोड़ा सा प्रोविज़न बताइए कैसे लोग उसको हासिल कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। दूसरे ये कि यूनिसेफ को, और आप एक्सपर्ट हैं, तो आपको नहीं लगता है कि अगर व्यावसायिक प्रशिक्षण जो मैट्रिक के बाद, +2 के बाद होता है, वह 8वीं क्लास के समय से ही शुरू रहे जी, और उनको लगे कि हाँ हमको 10-12, क्या कि अभी आपने एज बढ़ा दिया, पहले 18 के नीचे बच्चे थे, अब 21 के नीचे बच्चे हैं। लड़कियों के लिए भी 21 हो गया, नोटिफाई होने ही वाला है। तो 21 के नीचे जब बच्ची रहेंगी तो उन बच्चियों के लिए कोई करियर तो दिखेगा ना जी। खेत में तो करियर दिखता है, खेत में ही करियर बेटर हो जाए, उसी खेत से उनको आमदनी बढ़ जाए, ये सारी चीज़ें जो है गोपालन में, पशुपालन में, जो भी हो, ABCD XYZ, तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो तो उनको लगेगा कि हमारी बेटी पढ़ने के बाद कुछ अर्न कर सकेगी और पढ़ते पढ़ते भी अर्न कर सकेगी, तब शायद बाल तस्करी और बाल विवाह रोकने में शायद मदद मिले। इसमें कोई एक्सपेरिमेंट है क्या? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि जो आपके स्किल डेवलपमेंट का जो ऑलरेडी कार्यक्रम चल रहा है, और दूसरा है वोकेशनल ट्रेनिंग इन स्कूल्स, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑलरेडी कुछ जगहों पर इसको, ये पहले से भी चल रहा था, कोविड के कारण थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हुआ है। तो अब इस बार का जो थीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, वो पूरा का पूरा फोकस यही है कि आउट ऑफ स्कूल जो गर्ल्स हैं स्पेशली, उनको स्कूल से कैसे जोड़ा जाए, उनके लिए ब्रिजिंग कैसे की जाए। अभी सब जगह पे ब्रिजिंग की बात हो रही है कि जो एजुकेशनल लॉस हुआ है, और वो एक बहुत बड़ा कारण होता है ड्रॉप आउट का, और हुआ भी है, पैंडेमिक में ड्रॉप आउट होता है, तो इसके पहले भी होता था, लेकिन अभी जो पैमाना जो है वो बहुत बढ़ चुका है, किसी भी पैंडेमिक में होता है, और उसको ब्रिज करने के लिए और एक्सेलरेट करने पड़ेंगे एफर्ट्स हर एक को, मैंने गवर्नमेंट, यूनिसेफ, एनजीओ, सभी को। तो वो एक एरिया तो है ही जहाँ पे आप ब्रिजिंग कर रहे हो, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है एक स्पोर्ट्स का। मैं बताना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स भी झारखंड में एक बहुत पोटेंशियल है, कि उसमें अगर जब लड़कियाँ इन्वॉल्व होने लगती हैं गेम्स के थ्रू, तो भी कहीं ना कहीं माता पिता का ध्यान विवाह से, मतलब लड़कियों का जल्दी विवाह कर दे, ये सब चीज़ों से हटता है। और एक और भी बात होता है लाइफ स्किल्स लेती हैं, माता पिता का ध्यान नहीं हटता है, लड़कियां स्टैंड लेती हैं। लड़कियां जब बाहर खेलने जाने लगती हैं जी, तब वो लड़कियों का स्टैंड होता है। माता पिता चाहते ही हैं कि शादी हो जाए, लेकिन लड़की तब तक उस जगह पहुंच चुकी होती है जहां कि उसके अनुरूप, उसके बराबरी में लड़का नहीं मिलता है। इसलिए कि अभी भी भारतीय मान्यता यह है कि लड़का लड़की से
ज़्यादा ऊंचे पोस्ट पर होना चाहिए, ज़्यादा कम दिमाग आदमी का बना हुआ है, तो वो इसलिए नहीं करती हैं, ये अभिभावक नहीं करते हैं कि लड़की है हमको नहीं करना चाहिए। वो तो चाहते हैं, शुरू से खोजना शुरू कर देते हैं। जब लड़की पैदा होती है उस समय से उसके लिए दहेज जमा करना शुरू कर देते हैं, 8वीं के बाद लड़का खोजना शुरू कर देते हैं। लेकिन लड़की जब अपना जगह बना लेती है तब लड़की कहती है कि नहीं, स्टैंड लेती है, चाहे हॉकी खिलाड़ी हो या जो भी हो, उनके स्टैंड की वजह से होता है। हम यही कह रहे थे कि गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा है, या यूनिसेफ इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकता है, जहाँ जहाँ आपका पॉकेट है काम कर रही हैं, तो वहाँ पर लड़कियों के लिए 8वीं के साथ कुछ इस तरह की पढ़ाई जिसमें उनको वहीं पर रोजगार उपलब्ध हो जाए। जी, तो इसके लिए और भी एक चीज़, लेकिन अभिभावकों से मेरी जो बात हुई है, और कहीं ना कहीं उनके मानसिकता में बदलाव आता है जब वो अपने बच्चियों को कुछ बेहतर करने में इन्वॉल्व होते हुए देखते हैं और देखते हैं कि उनका एक सपोर्ट सिस्टम है। तो मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स से इंटरेक्ट करके कि उनकी मानसिकता बदलती है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, और यही ज़रूरी है कि उनको कुछ सपोर्ट सिस्टम दिया जाए। और एक बात मैं बताना चाह रही थी, वो है लाइफ स्किल्स। सुकन्या वाला थोड़ा सा क्लियर करिए इसको, लाइफ स्किल पर आते हैं हम लोग। सुकन्या वाला थोड़ा क्लियर। सुकन्या जो योजना है, जो लड़की जन्म लेगी, हाँ, तो वहाँ हॉस्पिटल से उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा या आंगनबाड़ी से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसको पेमेंट मिलने लगेगा, हाँ, या गार्जियन को उसके लिए जाके करना पड़ेगा, ऑफिस दौड़ना पड़ेगा, जाके कराना पड़ेगा। ये थोड़ा स्पष्ट करिए ताकि हमारे दर्शक ये समझ सकें। देखिए, इसमें आवेदन दोनों तरीके से होता है। एक आंगनवाड़ी वर्कर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं, उसका एक कंडीशन है कि परिवार में 2 लड़कियों तक को सपोर्ट मिलता है। तो और बच्चों, मतलब परिवार के जो बच्चे हैं 2 से अधिक ना हो, तो जहाँ पे 2 बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, तो वहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर खुद ही इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म भर करके जिम्मेदारी उनको दी गई है। लेकिन ये अभिभावकों को भी पता होना चाहिए स्कीम के बारे में कि वो किन को अप्रोच करें। तो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ वो जा कर के आंगनवाड़ी वर्कर के पास फॉर्म रहता है और वहाँ पे भी वो फॉर्म भरवा सकते हैं। और जिस तरीके से बच्चे का एक माइलस्टोन ख़त्म होता रहता है एजुकेशन का, उसके बाद उनको एक लमसम अमाउंट मिलता रहता है। और 18 के बाद भी अगर बच्चे की विवाह नहीं हुआ है और वो पढ़ाई अपना कंटिन्यू कर रही है, तो फिर उनको एक लमसम अमाउंट उस समय दिया जाता है, जिससे वो आगे या तो अपना आगे का पढ़ाई कर सकें या कोई रोज़गार में वो लगाना चाहती हैं तो लगा सकें। तो योजनाएं काफ़ी हैं, लोग एप्लीकेशंस भी बहुत जमा होते हैं, इसके बारे में जानकारी भी है कम्युनिटी में, जहाँ तक हमारा अनुभव रहा है अभी तक। इसको एक्सेस करना, इसको कंटिन्यू करना, और ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चियों की पढ़ाई को फोकस करें। और अभिभावक का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उनका एक सोच बहुत ज़रूरी है कि उनकी बच्चियां कुछ कर सकती हैं, उनके अंदर वो टैलेंट है, वो हुनर है जिससे वो कुछ भी कर सकती हैं। लड़कियां तो साबित की हैं भाई, हॉकी में उन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया है। जानते हैं लोग जानते हुए भी अनजान बनते हैं, अनजान बन के करना पड़ता है। उनकी अपनी जो मजबूरी है, समुदाय की जो अपनी मजबूरी होती है, ट्रेडिशन से, जाति से, धर्म से जो रिलेशन है, उसकी वजह से एक बड़ा कारण बनता है। ये चीज़ें जो नहीं बदल रही ऐसा नहीं है, बदल रही, इतनी धीमी गति से बदल रही हैं कि उसका प्रभाव दिखता नहीं है कि सचमुच में ऐसा कुछ हो रहा है जी। अभी कोविड में आपने बताया, कोविड में बड़ी संख्या में, जबकि रेल हवाई जहाज बंद थे, जैसे खुला, बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां इधर से उधर से तमाम जगह पुलिस अपना देखती रही। गए इसलिए की जरूरत है, सिर्फ इसलिए नहीं कि दिल्ली देखना है, इसलिए नहीं कि बॉम्बे देखना है। तो इसमें प्रोटेक्शन का डिमांड अगर कोई करना चाहे, अभिभावक करना चाहे कि भाई इस कारण से हमारी लड़की जा रही है, हमको मदद चाहिए, तो क्या मदद, कहाँ से मदद मिलेगी, किसको वो अप्रोच करे? आपको अप्रोच करे, यूनिसेफ को अप्रोच करे, गवर्नमेंट को अप्रोच करे जी। या क्या नाम है, आपको आंगनबाड़ी वालों को बताए कि भाई देखो हमारी लड़की गायब हो गई, तुम सूचना दो। हाँ, तो इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो अभिभावक अपने स्तर पे सूचना दे सकते हैं 100 पे डायल करके, दूसरा 1098 पे डायल करके जो चाइल्ड लाइन का नंबर है उस पे सूचना अभिभावक डायरेक्टली दे सकते हैं। तीसरा है, जैसे हम लोगों ने एक बार और चर्चा किया था, ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति, जो कानून के अंतर्गत जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत, अभी उसको CPS बोलते हैं, उसके अंतर्गत गठित हुई है। और उसमें आंगनवाड़ी जो है वर्कर वो मेंबर सेक्रेटरी होती हैं, और जो प्रधान होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। तो उन तक भी, किसके चेयरपर्सन? VCPC के, विलेज जो ग्राम स्तरीय चाइल्ड प्रोटेक्शन समिति है उसके।
तो ये भी अलग अलग माध्यम है। एक है, हर एक थाना में बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी होते हैं किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत। उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों से संबंधित कोई भी संरक्षण का मामला हो तो वो ऑथराइज्ड है कानून के अंतर्गत इमीडिएट स्टेप लेने के लिए, अभिभावक तक पहुंचना, बच्चों तक उसके बारे में जानकारी पहुंचाना या एक्टिवेट करना सिस्टम को, अपना पुलिस का जो तंत्र है उसको। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। एक ये है कि जानकारी हो कम्युनिटी में लोगों को कि किसके पास जाना है। जिस तरीके से बाल विवाह कहीं हो रहा है तो बीडीओ जो होते हैं वो बाल विवाह निषेध पदाधिकारी होते हैं हमारे राज्य में, उनको सूचना देना। चाइल्ड लाइन तो 10-9-8 किसी भी तरह का इमरजेंसी सिचुएशन है, कहीं आप बाल मजदूर को देख रहे हैं काम करते हुए, कहीं पे भी आप बाल तस्करी को आपको लग रहा है कि ये बच्चे शायद तस्करी करके लिए जा रहे होंगे, चाइल्ड लाइन चलती है हमारी रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पर भी सूचना इमीडिएटली दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई ज़रूरी नहीं है कि अभिभावक हो, कोई भी एज अ आम नागरिक भी कहीं पे भी लग रहा है कि बच्चे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं तो 10-9-8 नंबर याद रखिए और उस नंबर पे ज़रूर सूचित करें। और हमारे राज्य में, झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट्स में चाइल्ड लाइन अभी ऑपरेशनल है, तो वो व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर भी रही है, इमरजेंसी के टाइम पे भी करती है। और ये इमरजेंसी चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा ही है, ये इसके लिए ही है, संरक्षण को खास तौर में ध्यान में दे करके। तो ये नंबर मेरे सबसे गुजारिश है कि 10-9-8 इस नंबर को ज़रूर याद रखें और इस पे कॉल करके सूचना दें। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम के अंतर्गत है और ये पूरा अक्रॉस द कंट्री, सभी देश में भी ये स्कीम चल रहा है। ये एक हो गया। दूसरा जो आप पूछ रहे थे कि क्या किया जा सकता है और क्या काम किया है, तो जो हम लोगों ने, यूनिसेफ ने काम किया था बाल विवाह को रोकने के लिए, तो उसमें 3-4 चीज़ें बहुत ही मददगार थी। नंबर 1 कि जो रिलीजियस लीडर होते हैं, जो कास्ट लीडर होते हैं, उनको कहीं ना कहीं कानून का क्या प्रावधान है उसके बारे में जानकारी देना और बाल विवाह से क्या नुकसान होते हैं उनके आने वाले जनरेशन को, और किस तरीके से कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि सिर्फ कानून से किसी का ज़िंदगी तो चलता नहीं है, तो उसको और भी मदद चाहिए होगी, तो वो क्या हो सकता है। तो इस तरीके से रिलीजियस लीडर और जो अपने कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके साथ काम बहुत कारगर रहा। दूसरा ये जो हमने देखा वो ये देखा कि बच्चियों के साथ खुद ही, लड़के लड़की दोनों के साथ, करियर काउंसलिंग और सेल्फ डिफेंस, अपने आप को कैसे बचाएं। कराटे के कुछ ही क्लास, मतलब 30 दिन के भी क्लास हो, 1-2 महीने की भी क्लास हो, उनके अंदर एक ये कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है कि मैं अपने आप को बचा सकती हूँ किसी भी परिस्थिति में। तीसरा है अभिभावकों को प्रेरित करना, जो परिवार, स्पेशली पिता, क्योंकि डिसीजन मेकर होते हैं, तो जो माता पिता अपने बच्चियों को पढ़ा रहे हैं इन स्पाइट ऑफ एडवर्स सिचुएशन, क्योंकि सब गरीब अपने बच्चे की शादी नहीं करा देते 18 के पहले, हर एक गरीब के घर के बच्चा बाल मजदूर नहीं बनता, हर एक गरीब परिवार का बच्चा बाल तस्करी में नहीं जाता। तो ऐसे पेरेंट्स जो कठिनाइयों के बावजूद अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करना, उनको ज़्यादा रिवॉर्ड करना, तो इस तरीके के, और करियर काउंसलिंग जैसे मैंने आपको बताया, लाइफ स्किल, हम लोग कंक्लूड करेंगे, समय कम है, तो आप महिला दिवस के अवसर पर बच्चियों के लिए कुछ संदेश देना चाहती हैं? जी ज़रूर। अपने पे विश्वास रखना चाहिए, रखिए आप, और आपके अंदर वो क्षमता है कि आप खुद के जीवन को, दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं, और हमेशा उम्मीद रखिए और कोशिश करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। बाल दिवस पर दूरदर्शन की ओर से लड़की ही जननी है, माँ होती है, जितनी स्वस्थ होगी उतने स्वस्थ शिशु को, स्वस्थ पीढ़ी को जन्म देगी। इसलिए उस बच्ची का ख्याल रखना हर किसी का दायित्व है, और सिर्फ लड़के से नहीं, लड़की के साथ भी सम्मान से व्यवहार करे। ये नहीं कि राम स्कूल जा और सीता पानी ला, राम भी स्कूल जाएगा, सीता भी स्कूल जाएगी, राम भी पानी लाएगा, सीता भी पानी लाएगी। बाल संरक्षण के जितने कानून बने हैं, एक्सपर्ट ने बताया, उन कानूनों की आप मदद लीजिए, लेकिन यह मानिए कि आपकी लड़की हॉकी की बेस्ट प्लेयर बन सकती है, बेहतरीन क्रिकेटर बन सकती है। इसलिए आप बच्चियों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।